ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी और उन्हें ये बात उनके दादाजी के भाई ने बताई थी। बहुत साल पहले हमारे गांव में एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमारा गांव आसपास के गांव में भी बहुत ज़्यादा मशहूर था। वो चीज़ थी एक मूर्ति। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक प्राचीन देवता की प्रतिमा थी। कहा जाता था कि गांव के ही एक पंडित को ये सपना आया था जिसमें उसे दिखा था कि उसके आंगन की ज़मीन में एक मूर्ति गड़ी है। अगले दिन उसने वहाँ खुदाई की तो उसे वही सपने वाली मूर्ति मिल गई। उस दिन के बाद से गांव के लोग उसकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि उस मूर्ति के चेहरे के इमोशंस बदलते रहते थे, जो कि आने वाले दिन के बारे में बताते थे। यानी वो मूर्ति कुछ हद तक भविष्य बताती थी। जैसे जब उस प्रतिमा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होती तो उसका मतलब होता कि गांव के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। जब वो प्रतिमा थोड़ी दुखी दिखती तो उस दिन बहुत बारिश होती। जब वो प्रतिमा दिखने में नाराज़ होती तो गांव के लोगों को कामकाज और खेती में बड़ा नुकसान होता। जब उस प्रतिमा के चेहरे पे शांति होती तो गांव के दिन भी शांतिपूर्ण होते। इसी वजह से लोग दिन शुरू करने से पहले उस प्रतिमा का चेहरा हमेशा देखते। एक दिन उस प्रतिमा के चेहरे पे बहुत डरावनी शैतानी हंसी थी। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब था। कहा जाता है कि उस दिन से गांव में एक जानलेवा बीमारी फैलने लगी और उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। आसपास के गांव में भी ऐसा ही हुआ। आज के लोगों का मानना है कि वो प्लेग की महामारी थी। उस प्रतिमा की शैतानी हंसी गांव में आने वाली मौतों का संकेत थी। मैंने अपने दादाजी से पूछा कि वो मूर्ति आज कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो मूर्ति जैसे अचानक आई वैसे ही वो अचानक गायब भी हो गई और उसके बाद किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा। मैं एक 15 साल का आम लड़का हूँ, पर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो इस दुनिया में बहुत कम ही लोग सीख पाते हैं। मैं अपनी फिजिकल बॉडी से अलग होके अपनी एस्ट्रल फॉर्म यानी एक आत्मा जैसे रूप में आ सकता हूँ और फिर वापस अपने शरीर में जा सकता हूँ। ऐसा करना मैंने बहुत सारी एंशिएंट इंडियन बुक्स और तिब्बतन बुक्स पढ़ने के बाद और 1 साल तक सोते हुए मेडिटेट करने के बाद सीखा। ऐसा करने के लिए मैं अपने बेड पे लेट जाता हूँ और ध्यान लगाता हूँ। फिर लगभग 1 घंटे में मैं एक ऐसी स्टेट में चला जाता हूँ जिसमें मैं ना जागा होता हूँ ना ही सोया होता हूँ। अपनी फिजिकल बॉडी से निकलने के बाद मैं जहाँ चाहे वहाँ घूम पाता हूँ। वो दुनिया जिसमें मैं अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होता हूँ बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी होती है, पर उस दुनिया में हर चीज़ का रंग थोड़ा काला और नीला सा होता है। मैंने ये सब लगभग 5-6 दिन ही किया था, तभी मेरे साथ कुछ बहुत डरावना हुआ। मैं रात को अपने घर में अपनी एस्ट्रल फॉर्म में घूम रहा था। घूमता घूमता मैं अपने ड्राइंग रूम में गया। वहाँ मैंने पहली बार किसी और को देखा जो मेरी ही तरह एक आत्मा जैसे रूप में था। वो एक औरत थी जिसने वाइट गाउन पहना हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों में कैंडल्स पकड़ी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम गलत दुनिया में आ गए हो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारी दुनिया में आके। इतना बोलते ही वो चीखी और फिर मेरे पीछे भागने लगी। मैं भी अपने बेडरूम की तरफ भागा और जैसे ही मैं उसके हाथ आने वाला था तभी मैं अपनी बॉडी में घुस गया। जब मेरी आँख खुली
तो मैं पसीनों में लथपथ था। उस रात मैं बाल बाल बचा। उस दिन के बाद से मैं कभी अपनी एस्ट्रल फॉर्म में नहीं गया, लेकिन उस दिन के बाद से मैं घबराया रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे आसपास कुछ बहुत खतरनाक आत्माएं हैं जिन्हें हम इन आंखों से चाह के भी नहीं देख सकते। मेरा नाम मोहित है। मैं अपने दोस्तों के साथ सारे त्योहार धूमधाम से मनाता हूँ, चाहे वो दिवाली हो या होली। लेकिन जन्माष्टमी ही मेरा मनपसंद फेस्टिवल है। एक बार जन्माष्टमी के दिन हमारी सोसाइटी में रात का बहुत बड़ा फंक्शन था। मैं और मेरे दोस्त चीकू और हिमांशु ने पंडाल के डेकोरेशन और अरेंजमेंट्स के लिए वॉलंटियर किया। हमने शाम के इवेंट के लिए पोस्टर्स भी लगाए। जब शाम हो गई तो हम अपने अपने घर तैयार होने चले गए। हमने डिसाइड किया कि ठीक 7 बजे मंदिर के बाहर मिलेंगे और साथ में जन्माष्टमी के पंडाल में चलेंगे। मैं ठीक 6:20 पे रेडी हो गया था, तो सोचा क्यों ना थोड़ा जल्दी चला जाऊं। मैंने थोड़े लंबे रास्ते से जाने का फैसला किया ताकि मैं धीरे धीरे 7 बजे तक पंडाल पे पहुंच जाऊं। मैं जिस रास्ते से जा रहा था वहां से मैं बहुत कम ही जाता था। मैं कान में ईयरफोन्स लगाए चला जा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक काला बड़ा सा कुत्ता बहुत देर से मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा आगे जाके मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक ईंट का टुकड़ा उठाया और उस कुत्ते को डराने लगा, लेकिन वो कुत्ता तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उल्टा वो तो अब गुर्राने लगा था, वो भी बिल्कुल एक भेड़ी जैसी आवाज में। अब मैं बहुत सहम चुका था। फिर ना जाने कैसे वो कुत्ता धीरे धीरे अपने पीछे के 2 पैरों पे खड़ा होने लगा। अब वो एक इंसान का रूप लेने लगा था। मैं समझ गया था कि वो एक छलावा है। उस छलावे ने मेरा ही रूप ले लिया था और वो हैवान अब मेरी ही तरफ आ रहा था। मैं इतना सहम गया था कि भाग भी नहीं पा रहा था। मैं अब बस मन ही मन में श्री कृष्ण को याद किए जा रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी जेब में आज के जन्माष्टमी उत्सव का बचा हुआ एक पोस्टर है जो सुबह बच गया था। उस पोस्टर पे एक बड़ी सी भगवान कृष्ण की तस्वीर थी। मैंने उस पोस्टर को निकाला और उस छलावे की तरफ किया। वो छलावा वहीं रुक गया। उसने पीछे हटना शुरू किया और फिर अचानक ही गायब हो गया। मैंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण का शुक्रिया किया और भाग के सीधा पंडाल पहुंच गया। वहां मेरे दोस्तों ने पूछा कि मैं लेट कैसे हो गया, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। मेरे दोस्तों ने भी कन्हैया का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हमने जोर शोर से भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। लास्ट में हमने जन्माष्टमी का केक भी काटा और रात भर नाचना गाना किया। इस घटना के 4 साल बीतने के बावजूद भी मुझे उस दिन की एक एक बात याद है। उस दिन के बाद से मेरा भगवान में विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया। आज मैं सिर्फ श्री कृष्ण वासुदेव के कारण ही जीवित हूँ, वरना पता नहीं वो छलावा मेरा क्या हाल करता। मेरा नाम वैभव है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये कहानी मेरे बचपन की है।
उस समय मैं अपने गांव में रहता था। हमारा गांव यूपी में था। उस गांव की पॉपुलेशन बहुत कम थी, बिल्कुल एक आम गांव के जैसे। उस गांव के लोग सुबह से ही खेती के काम में लग जाते और शाम अपने अपने घर लौट जाते। मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव के लोग दिल्ली की तरह लेट नाइट नहीं जागते। गांव में 8 बजे ही सारा इलाका सुनसान हो जाता है और लोग टाइम से सो भी जाते हैं। एक शाम मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेतों में खेल रहा था। तभी हम दोस्तों का ध्यान एक काक भगोड़े यानी स्केरक्रो पे गया। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि हम वहाँ आधे घंटे से खेल रहे थे, लेकिन पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये स्केरक्रो यहाँ कब में आ गया? हम उस काक भगोड़े के पास गए। वो स्केरक्रो एक आम स्केरक्रो से बहुत ज़्यादा अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। उसके कपड़ों पे थोड़ा खून भी लगा हुआ था। मेरा एक दोस्त उसके पास गया और उसे छूने लगा। तभी वो बोला, भागो, ये जिंदा है। उसके इतना बोलते ही उस स्केरक्रो ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया। अब हम सबको समझ आ गया था कि इस स्केरक्रो के कपड़ों के अंदर एक असली इंसान था। वो स्केरक्रो मेरे दोस्त पे चढ़ चुका था और उसका गला घोटे जा रहा था। ये सब देख सब बच्चे भाग गए। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए जो करना था वो मुझे ही करना था। मैंने एक ईंट उठाई और जोर से उस स्केरक्रो के सर पे दे मारी। ये होते ही मेरा दोस्त उसके हाथों से आज़ाद होके भाग गया और उसके साथ मैं भी। हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो स्केरक्रो अपना सर पकड़ के ज़मीन पे पड़ा हुआ था। वो हम पे गुस्से में चीखे जा रहा था। हम भाग के अपने घर पहुंचे और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। ये पता चलते ही गांव के लोग लाठी डंडे लेके उस जगह पहुंचे, लेकिन वो अब वहां नहीं था। इस बात को 20 साल बीत जाने के बाद भी मैं आज तक स्केरक्रो से बहुत डरता हूं। मेरी एज 40 साल है, लेकिन ये किस्सा मेरे साथ जब हुआ था जब मैं 20 साल का था। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ अपने एक दूसरे दोस्त के घर गया था। उसका फ्लैट एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पे था। हम 3 दोस्त विस्की और वोडका लेके अपने दोस्त के घर पहुंच गए। हम चारों ने पीना शुरू किया और पीते पीते 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। हम सब दोस्त फर्श पे लेटे हुए थे। हमने लाइट्स बंद की हुई थी क्योंकि खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हम सब नशे में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम में से एक दोस्त बोला, वो खिड़की पे कौन है? खिड़की पे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके पीछे से स्ट्रीट लाइट आ रही थी। वो अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, जैसे उसके दांत आपस में टकरा रहे हों। हम जैसे ही उसकी तरफ भागे, वो गायब हो गया। हम सब बिल्डिंग के बाहर गए तो देखा उस खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस खिड़की के बाहर खड़े होने की या लटकने की कोई भी जगह नहीं थी। अगले दिन उस फ्लैट के मालिक से पता चला कि 5 साल पहले उसी खिड़की से एक आदमी ने कूद के आत्महत्या की थी। उसके कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त ने भी वो फ्लैट छोड़ दिया। आज 20 साल बाद भी मैं उस घटना को याद करके सहम जाता हूँ।
ये कहानी उतनी डरावनी तो नहीं है जितनी एक भूतों वाली मूवी होती है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। मैं हरियाणा के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी स्कूल में हूँ, लेकिन मैं अपने पापा की खेती में हेल्प भी करता हूँ। एक रात मेरे मम्मी पापा गांव की एक शादी में गए थे। इस वजह से मुझे और मेरे भैया को फसल की रखवाली करनी थी। उस रात गांव में कम ही लोग थे, क्योंकि शादी का सीज़न होने की वजह से सब कहीं ना कहीं गए हुए थे। मैं और मेरे भैया खाना खा के रात को खेतों में पहुंच गए। खेतों में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। हमारे गांव में रात को इतना अंधेरा होता है कि ऐसा लगता है कि आसमान में पूरी गैलेक्सी दिख रही हो। जब खेतों में हवा चलती है तो फसलों में से हवा के गुजरने से बहुत डरावनी आवाज़ पैदा होती है। रात को फसलों की रखवाली करना सबके बस की बात नहीं होती। हम दोनों अपने ट्रैक्टर पे चढ़ के बैठे हुए थे। हमें अचानक धूप बत्ती और हवन जैसी स्मेल आने लगी, जो कि बहुत अजीब था, क्योंकि इस टाइम, वो भी रात के 11 बजे, कौन हवन करता है। हमें लगभग 1 किलोमीटर आगे धुआं आता नज़र आया। हमने फैसला किया कि हम वहाँ जाके देखेंगे कि बात क्या है। जैसे जैसे हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही एक बहुत नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में आ रही थी। अंदर से बस एक ही आवाज़ आए जा रही थी, वहाँ मत जाओ, वापस लौट जाओ। लेकिन हम वहाँ आगे बढ़े जा रहे थे। जैसे ही हम उस जगह पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ हवन का कोई भी निशान नहीं था, बस हल्की सी हवन जैसी स्मेल थी। हम दोनों हैरान थे, आखिर इतना जल्दी बिना निशान छोड़े एक हवन कुंड कैसे गायब हो सकता है। तभी मेरे भैया बोले, वो पीछे देख। मैंने देखा कि अब सेम वही धुआं वहाँ से आ रहा था जहाँ से हम चले थे, ठीक उसी ट्रैक्टर के पास से। हम भाग के वहाँ गए। धूप बत्ती की स्मेल बिल्कुल साफ आ रही थी। जैसे जैसे हम वहाँ पहुँच रहे थे, हवन जैसी स्मेल और तेज़ होती जा रही थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो ठीक पहले की तरह वहाँ कुछ भी नहीं था, ना आग ना धुआं। अब हम डर चुके थे। हम भाग के अपने घर पहुँच गए। हमने अपने घर की खिड़की से देखा कि अब दोबारा उस जगह से धुआं आ रहा था जहां हम पहले गए थे। आज 3 साल बीतने के बाद भी हमें समझ नहीं आया कि वो सब क्या था। मेरा नाम वासु है। एक रात मैं अपना ऑफिस से नाइट ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था। वैसे तो हमें ऑफिस की कैब छोड़ने जाती है, लेकिन उस रात वो कैब खराब हो गई थी। इसीलिए मैं और मेरे घर के पास रहने वाले एक कलीग साथ में निकल पड़े थे। अगर आपने भी कभी नाइट ड्यूटी की हो तो आपको पता होगा कि रात के 2-3 बजे कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। एक तो हम दोनों को कोई ऑटो मिल नहीं रहा था, और जो मिलता वो जाने से मना कर देता। हम लोग सुनसान सड़क पे चले जा रहे थे कि तभी हमें एक आवाज आई, पीछे मत देखना। हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो आवाज फिर से आई, पीछे गलती से भी मत देखना। मैंने अपने दोस्त से कहा, जल्दी चलो और पीछे मत देखना, क्या पता वो कोई आत्मा या छलावा हो। इस बात पे मेरा दोस्त बोला, वासु तू पागल है क्या? तुझे लगता है ये कोई भूत है? हो ना हो ये कोई बेघर नशेड़ी है। इतना बोलते ही
वो पीछे मुड़ गया। तभी अचानक एक आदमी ने उसके पेट में चाकू मार दिया। ये सब देख के तो मैं बेहोश ही होने वाला था। वो आदमी जिसने उसे चाकू से हमला किया था बहुत लंबा और पतला था। ये वही आदमी था जो इतनी देर से हमें पीछे ना मुड़ने के लिए कह रहा था। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी भी थी। वो बिल्कुल एक नागा बाबा की तरह लग रहा था। मेरा दोस्त जमीन पे पड़ा हुआ था और अब वो हैवान मुझे ही घूर रहा था। वो मुझे भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मैंने अपनी पूरी जान लगा के उसकी छाती पर लात मारी और उसे गिरा दिया। तभी सामने से एक ऑटो आ रहा था। मैंने उसे रोका और अपने दोस्त को उसमें बिठा के नज़दीक के एक अस्पताल में ले गया। मेरा दोस्त खतरे से बाहर था। हमने उस अजीब आदमी के खिलाफ FIR भी लिखवाई, लेकिन उस दिन के बाद से उस आदमी का कभी कुछ पता नहीं चला। उस रात के बाद से मैं और मेरा दोस्त इतने डर चुके थे कि हमने फैसला किया कि अब से हम सिर्फ डे शिफ्ट में काम करेंगे और कभी नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। मनीष, जो कि पेशे से एक AC मैकेनिक है, अपने काम से बहुत थक चुका था। गर्मियों में जब काम ज़्यादा होता तो उसे घर आते आते 8-9 बज ही जाते। ये सब देखकर एक दिन मनीष के मालिक ने मनीष से बोला कि क्यों ना कहीं कुछ दिनों के लिए घूमने चला जाए। मनीष ने भी हाँ कर दी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वे हरिद्वार जाएंगे। अगले दिन वो लोग हरिद्वार के लिए निकल गए और शाम होते होते वहां पहुंच गए। वहां पर वो लोग चंडी देवी मंदिर और फिर माया देवी मंदिर और फिर मानसा देवी मंदिर दर्शन करने गए। उसके बाद शाम को वो भोलेनाथ मंदिर भी गए, जो कि गंगा पर स्थित है। शाम के समय मनीष और उसके उस्ताद ने फैसला किया कि वो लोग अब हर की पौड़ी जाएंगे। वहां उन्होंने स्नान किया और रात को उन्होंने हर की पौड़ी की मशहूर महाआरती में हिस्सा लिया। रात के अंधेरे में पूरा घाट आरती के दीपकों से जगमगा रहा था। ये सब देखकर मनीष की सारी थकान उतर गई थी। खाने के समय ढाबे पर उन्हें पता चला कि हर की पौड़ी हरिद्वार का अकेला घाट नहीं है। वहां पर और भी घाट हैं, जैसे कि गौ घाट, सुभाष घाट और अस्थि प्रवाह घाट। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि अस्थि प्रवाह घाट पर लोग मरे हुए की अस्थियां यानी राख को प्रवाहित करने आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर मरे हुए इंसानों के साए भी नजर आते हैं। मनीष को बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने अपने उस्ताद को उस घाट पर चलने के लिए मना ही लिया। रात के 10 बजे वो लोग वहां पहुंच गए। वो दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। वहां पास में ही कुछ जगह पर आग जल रही थी, जो कि लगभग बुझ चुकी थी। वो शायद लोगों की अंतिम संस्कार की आग थी। उस जगह ऐसा सन्नाटा था कि मानो जैसे समय भी थम गया हो। वो लोग घंटों तक वहां बैठे रहे, बात करते रहे और बात करते करते 12 कब बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। मनीष के उस्ताद ने बोला
मैं अभी आता हूँ ज़रा हल्का हो के, पर तू यही रहियो, ठीक है? इतना कह के वो वहाँ से चला गया और अब मनीष वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। मनीष को डर तो लग रहा था, पर वह फिर भी वहीं रहा। आस पास एक परिंदा तक नहीं था। तभी मनीष ने देखा कि घाट की सबसे आखिरी सीढ़ी पर कोई तो है। अंधेरे की वजह से बस यही पता चल पा रहा था कि वो एक औरत है जिसके बहुत लंबे बाल हैं। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मनीष को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो औरत जो वहां बैठी हुई थी, वो कभी गायब हो जाती और फिर कहीं और आ जाती। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि कभी कभी वो एक ही समय पर कई जगहों पर होती और मानो वो इस दुनिया की हो ही ना, और इस वजह से वो ग्लिच हो रही हो। और फिर वो गायब हो गई। फिर अचानक ही वो घाट के पास की चौथी सीढ़ी पर आ गई और अब ऐसा लग रहा था कि वो मनीष की तरफ ही देख रही है। और फिर वो दोबारा गायब हो गई और अब 10वीं सीढ़ी पर आ गई। वो मनीष के पास और पास आए जा रही थी। मनीष तो सुन हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर वहां से ले गया। वो और कोई नहीं, मनीष के उस्ताद ही थे। वो लोग सीधा अपने कमरे में पहुंचे और इसके बारे में बिना कोई बात किए चुपचाप सो गए। अगले दिन मनीष के उस्ताद ने उसे बताया कि जब वह रात को बाथरूम करके वापस आ रहा था तो उसने सब देख लिया था। उस्ताद ने फिर जो एक बात बताई वो तो और भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने बताया कि वो औरत का साया वहां अकेला नहीं था, वहां एक और काला साया था जो कि मनीष के ठीक पीछे ही खड़ा था। और वो साया कम से कम 10 फुट का था और उसके सिर पर मशाल जैसा कुछ था। ये सब सुनकर मनीष तो घबरा ही गया और उसे कुछ दिनों तक बुखार भी रहा। वो लोग वहां से अगले दिन चले गए और अपने साथ एक कभी ना भुलाने वाली याद ले गए। मेरा नाम राज है और मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे डरावनी कहानियाँ सुनने का और हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक है। मैंने सोचा क्यों ना इस इंटरेस्ट को प्रोफेशन में बदल लिया जाए। मैंने एक हॉरर व्लॉग चैनल बनाने का सोचा। मैंने Amazon से EMF डिटेक्टर और एक रिकॉर्डर कैमरा भी मंगवा लिया। बस फिर क्या था, मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने, जिनका नाम हितेश और सूरज है, एक अच्छी हॉन्टेड प्लेस ढूंढना शुरू कर दिया। और आखिरकार हमें एक पुराना कब्रिस्तान मिल ही गया। और ये भी पता चला कि वहां एक बूढ़ा वॉचमैन भी है जो रात को वहां चौकीदारी करता है। हमने डिसाइड किया कि हम रात भर वहां रुकेंगे और उस वॉचमैन का इंटरव्यू भी ले लेंगे। आखिर इतने सालों से उसने कुछ तो देखा ही होगा। बस फिर क्या था, हम फ्राइडे की रात को उस कब्रिस्तान में पहुंच गए। वो कब्रिस्तान रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ही दूर जंगल की साइड था। जब हम वहां पहुंचे तो हम तो हैरान ही रह गए। इतना बड़ा और ऐतिहासिक कब्रिस्तान
हम तीनों में से किसी ने भी नहीं देखा था। मेरे दोस्त हितेश ने बोला कि इतने बड़े कब्रिस्तान में हम उस वॉचमैन को कहाँ ढूंढेंगे। उसका इतना बोलना ही था कि अचानक ना जाने कहाँ से वो वॉचमैन आ गया। उसने हमसे बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, वो भी इतनी रात को। हमने उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और बहुत बहस के बाद वो मान ही गया। हमने अपना कैमरा ऑन किया और ईएमएफ डिटेक्टर भी। ईएमएफ डिटेक्टर ऑन होते ही बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने लगा। हितेश बोला, अभी तो हम भूतों से मिले भी नहीं और ये खिलौना पहले ही बजने लगा। हितेश पैरानॉर्मल में बहुत कम इंटरेस्ट रखता था और उसका बहुत मजाक भी उड़ाता था। इस पर वॉचमैन बोला, इस रात के बाद तुम कभी इन चीजों का मजाक नहीं बनाओगे। ये सुनकर मैं और सूरज भी हितेश पर हंसने लगे और उसकी टांग खींचने लगे। उस कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा ठंड थी और सारी चीजों पर एक अजीब सी हल्की नीली रोशनी थी। शायद ये चांद की रोशनी की वजह से था। हम लोग अंदर बढ़े जा रहे थे और फिर उस वॉचमैन ने कहा, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूं, जब चाहे वहां आ जाना। इतना बोलते ही वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हमारा ईएमएफ डिटेक्टर भी शांत हो गया। मुझे लगा कि ये घटिया क्वालिटी का डिटेक्टर है और रैंडमली चलता और बंद हो जाता है। अब हम तीनों एक बहुत बड़ी कब्र के पास गए जिस पर लिखा था सर रॉबर्ट फर्नांडिस और डेट थी 13 मार्च 1960, जो कि इत्तेफाक से आज की ही तारीख थी, यानी कि 13 मार्च। हितेश ने उस कब्र पर कहा, हैप्पी डेथ एनिवर्सरी सर जी, और हंसने लगा। उसकी इस हरकत पर मुझे और सूरज को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद जो हुआ वो याद करके मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। फिर अचानक ही हमने देखा कि कब्र पे लिखी तारीख बदलने लग गई है। ये देखकर हम सब डर गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? एक पत्थर पर तराशी गई तारीख ऐसे बदले जा रही थी जैसे वो कोई डिजिटल स्क्रीन हो, और लास्ट में उस पर आज की तारीख आ गई। ये देखकर हम सब वहां से भागकर उस वॉचमैन के कैबिन पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही ईएमएफ डिटेक्टर फिर से बजने लग गया। वो वॉचमैन वहां पर पुराने इंग्लिश गाने सुन रहा था, वो भी एक बहुत पुराने ग्रामोफोन पे। उसने हमसे कहा, मिल लिए सर रॉबर्ट फर्नांडिस से। ये सुनकर हम हैरान रह गए। आखिर इस बुड्ढे को कैसे पता चला कि हम कहाँ गए थे? फिर उसने हितेश की तरफ देखा और बोला, तुमने मुझे डेथ एनिवर्सरी विश करा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसने लग गया, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। अब हम बहुत डर गए थे और वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही हम गेट की तरफ पहुंचने वाले थे, हमने देखा कि वहां वही वॉचमैन खड़ा हुआ था, बस अब उसने अलग कपड़े पहने थे। उसने अब पुरानी ब्रिटिश आर्मी जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक राइफल भी थी, और अब वो ईएमएफ डिटेक्टर ऐसे बज रहा था जैसे मानो वो अभी फट पड़ेगा। वो वॉचमैन बोला, तुम्हें रॉबर्ट फर्नांडिस का इंटरव्यू चाहिए था ना, आओ और ले लो। और फिर वो अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। हम वहां से भाग खड़े हुए और जब हम गाड़ी में बैठे तो हमें राइफल चलने की आवाज भी आई।
हमने गाड़ी भगाई और अपने घर पहुंच गए। अगले दिन हम फिर उसी जगह पे पहुंचे और इस बार हम और भी लोगों को साथ में लेकर गए थे सेफ्टी के लिए। वहां हमें कोई और वॉचमैन मिला। उससे पूछने पर पता चला कि इस कब्रिस्तान में वही पिछले 20 सालों से काम करता आ रहा है और पिछली रात तो वहां पे वो था भी नहीं, क्योंकि वो छुट्टी पर था और उसकी जगह कोई और वॉचमैन भी नहीं था। ये सुनकर हम बहुत डर गए। और तो और जब हमने अपनी रिकॉर्डिंग्स देखी तो पता चला कि उन रिकॉर्डिंग्स में कुछ भी नहीं आया था। उस दिन के बाद से मैंने ये सारा पैरानॉर्मल शौक बंद कर दिया।